हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। सामान्य विज्ञान विषय में हम लोगों ने पाठ के बारे में पढ़ा। अभी हम स्वाध्याय के प्रश्नों को कैसे हल करना है इसको देखेंगे। स्वाध्याय यानी हमारा दूसरा पाठ जो स्वास्थ्य एवं रोग है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और उसके स्वाध्याय के बारे में आज की हम जो है सेशन में देखेंगे कैसे आपको स्वाध्याय हल करना है, कौन से प्रश्न का क्या उत्तर लिखना है। चल तो देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्वाध्याय में जो पुस्तक में दिया गया है, अंतर स्पष्ट करो। किसका अंतर स्पष्ट करना है? संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो इस तरह से आपको दो कॉलम बना लेना है अपनी नोटबुक में, और एक तरफ संक्रामक रोग यानी संसर्जन रोग लिखना है, दूसरी तरफ असंक्रामक असंसर्जन रोग को लिखना है। दोनों के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना है। तो चलो देखते हैं। पहला इसमें वे रोग जो संक्रमित रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। पहला इधर लिख दिया। असंक्रामक में लिखेंगे वे रोग जो संक्रमित रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते हैं उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। दूसरा इसमें लिखेंगे दूषित हवा, पानी, अन्न अथवा वाहक कीटक अथवा प्राणियों के द्वारा संक्रामक रोगों का प्रसार होता है। तो इसमें दूसरा लिखेंगे असंक्रामक रोगों का प्रसार किसी भी माध्यम से नहीं होता है। तीसरा लिखेंगे इसमें जीवाणु, विषाणु अथवा किसी अन्य प्रकार के आदिजीवी से संक्रामक रोगों का संक्रमण होता है। इस प्रकार के संक्रामक रोगों के लक्षण शीघ्र ही दिखाई देते हैं। इधर तीसरा लिख देंगे। इधर तीसरा लिखेंगे असंक्रामक रोग कुछ आनुवंशिक कारण, शरीर के चयापचय प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होने के कारण अथवा पोषक द्रव्यों में कमी होने के कारण होते हैं। ये रोग धीरे धीरे क्रमशः वृद्धि करते हैं। इनके लक्षण का तत्काल पता नहीं चलता है। इस तरह से आप पहला प्रश्न का इतना उत्तर लिख देंगे। अगला जो है आप दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर आप जो है लिखेंगे। दूसरा प्रश्न आपकी किताब में जो दिया गया है वह प्रश्न है, दूसरा प्रश्न जो इसमें दिया गया है वो है असंगत शब्द पहचानो। असंगत शब्द पहचानना है। इस तरह से इसमें अ दिया गया है। जो अ प्रश्न है मलेरिया, पीलिया, हाथी पांव, डेंगू। इसमें आ दिया गया है प्रश्न में। जो आ है आपका प्लेग, एड्स, हैजा 6। इसमें से जो है आपका उत्तर लिखने के बाद प्रश्न को नीचे उत्तर लिख देंगे। इसमें तीनों से इससे पीलिया अलग है क्योंकि मलेरिया, हाथी पांव या डेंगू से होने वाले जो है रोग हैं और पीलिया ये पानी से फैलता है। तो इसका उत्तर जो है पीलिया हो जाएगा। आप नीचे उत्तर लिख दीजिए। तीसरा आ का जो है प्लेग, एड्स, हैजा 6 है। इसका जो है ये सब जो है एड्स जो है असंक्रामक रोग है, बाकी सब संक्रामक रोग हैं। इसका उत्तर नीचे एड्स लिख दीजिए। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर पीलिया, इसका उत्तर एड्स। इस तरह से दोनों का उत्तर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको आगे से देखना है। तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है तो देखते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर, तीसरा प्रश्न हमारा जो होगा वह है जो है इस तरह से आपकी पुस्तक में लिखा गया है। 1 से 2 वाक्य में उत्तर लिखो। यहाँ पे आ, ई 3 प्रकार के प्रश्न हैं। तो हम पहला प्रश्न यानी जो है संक्रामक रोग फैलाने वाले माध्यम कौन से हैं ये हमें दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह लिखेंगे। संक्रामक रोग दूषित हवा, पानी, भोजन अथवा कीटक, प्राणी तथा मानव जैसे वाहक माध्यमों द्वारा फैलते हैं। तो ये अ का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न जो आ में दिया है, पाठ के अतिरिक्त यानी जो आपने पाठ पढ़ा स्वास्थ्य एवं रोग उसके अतिरिक्त कौन से असंक्रामक रोगों के नाम तुम बता सकते हो। तो कुछ और रोगों के नाम जानते हैं उसको लिख देंगे। अस्थमा, मोतियाबिंदु, किडनी के रोग जैसे किडनी में पत्थर तथा किडनी का कार्य न करना, संधिवात, वृद्धावस्था में होने वाला अल्जाइमर रोग, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन इत्यादि ये रोग जो है हम यहाँ गिना सकते हैं। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा आ का। तीसरा जिसमें ई दिया गया है, मधुमेह तथा हृदय रोग के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो इसको लिखना है अनुचित जीवन शैली, असंतुलित आहार,
व्यायाम की कमी, अत्यधिक मानसिक तनाव तथा अवसाद, हार्मोन के स्राव में असंतुलन इत्यादि मधुमेह तथा हृदय रोग होने के प्रमुख कारण हैं। इस तरह से आपका तीसरा प्रश्न पूरा हो जाएगा। और अब चौथा प्रश्न आपको लिखना है। तो चौथा प्रश्न आप कैसे लिखेंगे, चलो इसको देखते हैं। चौथा प्रश्न आपका इस तरह से है, क्या प्राप्त होगा, क्या टाल सकोगे, आपकी किताब में लिखा है। तो क्या निष्पन्न होगा, निष्पन्न होना नहीं प्राप्त होना, तो क्या टाल सकोगे, तो किन किन रोगों से पर नियंत्रण होगा, यानी कुछ कार्य ऐसे हैं जिसको करने से क्या क्या हो सकता है। पहला इसमें दिया है पानी को उबाल कर तथा छान कर पीना। ऐसा करने से क्या होगा, जब पानी को उबाला जाता है तब पानी में स्थित सभी रोगों का प्रसार करने वाले रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रोग जैसे हैजा, आंत्रशोथ, पेचिश, प्रवाहिका, पीलिया, विषम ज्वर इत्यादि जलजन्य रोगाणुओं के द्वारा होते हैं। पानी को उबाल कर पीने से इन सभी रोगों से बचा जा सकता है। और जो है इस तरह से आप इसको शॉर्ट में इतना आंसर लिख देंगे, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो आपको याद नहीं होगा। इसके बाद आ लिखेंगे, धूम्रपान मद्यपान न करने से क्या होगा। धूम्रपान और मद्यपान करना दो भयंकर रोग है। अगर धूम्रपान जो करते हैं इसे जो है बहुत ही भयंकर रोग होते हैं। तो ऐसा न करने से क्या होगा, तो इसे आपको बताना है। तो यहाँ से और इसमें आपको जोड़ना है, यानी मदिरा पीने से यकृत के विकार उत्पन्न होते हैं। मदिरा के व्यसन से व्यक्ति कुपोषित हो जाता है, उसकी मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक स्थिति असामान्य हो जाती है। मद्यपान के कारण सामाजिक और पारिवारिक वातावरण दूषित हो जाता है। धूम्रपान करना कर्क रोग यानी कैंसर को आमंत्रण देना है। बीड़ी अथवा सिगरेट में निकोटीन नामक विषैला द्रव्य होता है। निकोटीन विषैली ही नहीं बल्कि कैंसर जन्य कर्क रोग जन्य द्रव्य है। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में मुख, गला, फेफड़ा तथा श्वसन नलिका का कर्क रोग होना एक सामान्य सी बात है। तो धूम्रपान करना तथा मद्यपान करना व्यसनाधीनता को बढ़ावा देते हैं। अतएव धूम्रपान करना तथा मद्यपान करना हमेशा ही टालना चाहिए। इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला जो तीसरा है, नियमित रूप से संतुलित आहार लेना तथा व्यायाम करने से क्या होगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, नियमित रूप से संतुलित आहार का सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। संतुलित अथवा स्वास्थ्यवर्धक आहार का सेवन करने से व्यक्ति की रोग प्रतिकारक क्षमता अथवा रोग से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे प्रत्येक व्यक्ति लगातार किसी भी संक्रमण से स्वयं को बचा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य भी बढ़िया हो जाता है। और उच्च कैलोरी वाले जंक फूड न खाने से हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा इत्यादि रोगों से टाला जा सकता है। नियमित व्यायाम करने से रक्त परिसंचरण में भी सुधार होता है। तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिख देंगे। इसका फायदा क्या है बता देंगे। अगला है, रक्तदान के पूर्व रक्त की उचित जांच करना। अगर हम रक्तदान कर रहे हैं तो उसकी उचित जांच करने से क्या होगा। रक्त समूह सीमित होते हैं, जानते हैं रक्त समूह जो है सबके सीमित होते हैं। रक्त समूह सीमित होते हैं। रक्तदान के समय रक्तदाता तथा रक्त प्राप्तिकर्ता के रक्त समूह की अच्छी तरह से मिलान करना चाहिए, अन्यथा रक्त प्राप्तिकर्ता के शरीर में रक्त का संपूजन होने से रक्त प्राप्तिकर्ता की मृत्यु भी हो सकती है। तो संक्रमित रक्त से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हेपेटाइटिस बी अथवा एड्स के जीवाणुओं का संचार हो सकता है। तो इस प्रकार के रोगों का संचार रोकने के लिए रक्तदान के पूर्व रक्त की जांच कर लेनी चाहिए। इस तरह से आपका जो है ये चौथा प्रश्न पूरा हुआ। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, परिच्छेद पढ़ करके आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसको देखते हैं। जो है पांचवा प्रश्न आपको कैसे लिखना है। पांचवा प्रश्न आप जो है परिच्छेद दिया गया है उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसका उत्तर आप लिखेंगे। तो पांचवा प्रश्न हमारा जो है उसको देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपको एक इस तरह से परिच्छेद दिया गया है। परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये परिच्छेद है, गौरव 3 वर्ष का एक बालक है
वह और उसका परिवार सामान्य बस्ती यानी झोपड़पट्टी में रहते हैं। उसके घर के पास सार्वजनिक शौचालय है। उसके पिताजी को मदिरा पान करने की आदत है। उसकी माताजी को संतुलित आहार के महत्व की जानकारी नहीं है। इसके आधार पर कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं। उपर्युक्त परिस्थिति में गौरव को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ये आपकी किताब में अ नंबर डाला गया हुआ है। तो इसका उत्तर है, गौरव एक ऐसे क्षेत्र में निवास करता है जहां साफ सफाई का अभाव है। उसके घर के समीप सार्वजनिक शौचालय स्थित है। इससे यह पता चलता है कि गौरव को अनेक संक्रामक रोगों से लड़ना होगा। चूंकि उसके पिता मदिरा पान के आदी हैं, इसलिए उसके घर में हमेशा पैसे की किल्लत होगी। उसे पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार उसके दैनिक आहार में हमेशा आवश्यक जीवन सत्व तथा खनिज की कमी बनी रहेगी। इससे भी अधिक उसकी माता संतुलित आहार तथा स्वास्थ्य के महत्व से अनभिज्ञ हैं। इससे गौरव कुपोषित हो जाएगा तथा उसके शरीर को रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाएगी। खराब आर्थिक स्थिति तथा पिताजी की व्यसनाधीनता घर में तनाव उत्पन्न करेगी। इस कारण गौरव को विभिन्न प्रकार के रोगों का संक्रमण हो सकता है। तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिख देंगे। अगला जो इसमें दिया है, उसे तथा उसके अभिभावकों को तुम कैसे मदद करोगे। तो पहले सर्वप्रथम हम गौरव के लिए स्वास्थ्यवर्धक तथा संतुलित आहार की व्यवस्था करेंगे, जिसमें फल, साग सब्जी, दूध इत्यादि विद्यमान हो। उसकी माता को संतुलित आहार का महत्व बताएंगे। उसके घर के आसपास का परिसर साफ सुथरा तथा स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। भोजन ढका हुआ होना चाहिए ताकि भोजन को घर की मक्खियां दूषित न कर सके। कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके घर के फर्श को धोकर साफ करेंगे ताकि घर से मक्खियां तथा तिलचट्टों को नष्ट किया जा सके। उसके पिता को मदिरा अथवा शराब उन्मूलन केंद्र ले जाएंगे। उसके पिता की मदिरा पान करने की आदत को छुड़वाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हम जो है काम कर सकते हैं गौरव के लिए। अगला प्रश्न है, गौरव के पिताजी को कौन सी बीमारी होने की संभावना है। तो गौरव के पिताजी को यकृत तथा किडनी वृषण के रोग होने की संभावना है। इस तरह से ये जो है आपका पांचवा प्रश्न पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपको छठा प्रश्न का उत्तर देना है। छठा प्रश्न आप कैसे लिखेंगे, तो छठे प्रश्न को आप देखेंगे। हमारा जो छठा प्रश्न है, इसमें कुछ रोगों के बारे में दिया गया है कि नीचे दिए गए रोगों के प्रतिबंधात्मक उपाय लिखो। कौन कौन से प्रतिबंधात्मक उपाय हैं। इसमें 3 रोग का नाम दिया है, अ डेंगू, आ कर्क रोग, ई एड्स। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है इसकी अ यानी डेंगू को देखेंगे। जो अ में दिया गया है डेंगू, डेंगू कि कौन से प्रतिबंधात्मक उपाय हैं। एडिस इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से डेंगू रोग का संक्रमण अथवा प्रसार होता है। यह रोग फ्लेवी वायरस वर्ग के डेन -1 -2 विषाणु के कारण होता है। जहां भी पानी इकट्ठा होता है वहां मच्छर अंडा देते हैं तथा उनकी वृद्धि के लिए पोषक वातावरण निर्मित होने पर उनकी संख्या में वृद्धि होती है। इसलिए किसी भी स्थान पर पानी इकट्ठा नहीं होने देने चाहिए। इस प्रकार यह डेंगू की रोकथाम सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक उपाय है। तो ये जो है डेंगू के बारे में हम लिख देंगे। दूसरा रोग जो इसमें आ है वह कर्क रोग है। कर्क रोग यानी कैंसर। इसका उपाय क्या है, तो कर्क रोग जन्य पदार्थों का उपयोग न करना ही कर्क रोग का महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक उपाय है। कर्क रोग उत्पन्न करने वाले पदार्थों जैसे तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी, मदिरा इत्यादि से दूर रहना चाहिए। तो इससे जो है कर्क रोग से बचा जा सकता है। तीसरा इसमें एड्स है। एड्स जो है, एड्स के बारे में कैसे बचेंगे। जब रक्तदान यानी रक्तदान करना हो तो सर्वप्रथम रक्त में HIV विषाणु की उपस्थिति की जांच कर लेनी चाहिए। उपयोग की गई सुई, सिरिंज इत्यादि का पुनः उपयोग नहीं करना चाहिए। रक्त उत्पाद तथा शरीर की तरलता से एड्स रोग के HIV विषाणु शरीर में प्रवेश करते हैं। इस कारण इस एड्स की रोकथाम के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। अब जो है हम इसमें अगला प्रश्न जो हमारा 7वां है उसको हम देखेंगे। 7वां प्रश्न हमारा क्या है। 7वें प्रश्न में हमें यहाँ पर महत्व बताना है संतुलित आहार का। संतुलित आहार का हम महत्व कैसे बताएंगे, तो देखते हैं।
ये जो है हमारा 7वां प्रश्न है, यहाँ से शुरू होगा। महत्व बताओ यानी महत्व स्पष्ट करो। पहला इसमें अ है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। तो जिस आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व संतुलित अनुपात में होते हैं, ऐसे आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार का सेवन करने से किसी भी व्यक्ति का कुपोषण दूर किया जा सकता है। संतुलित आहार में जीवन सत्व और खनिजों की उचित मात्रा होने से व्यक्ति की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाती है। शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता में वृद्धि होने से कुछ रोगों की रोकथाम की जा सकती है। इस तरह से संतुलित आहार का लिख देंगे। अगला जो है दूसरा इसमें दिया है व्यायाम यानी योगासन। व्यायाम या योगासन करने से क्या होगा? व्यायाम तथा योगासन करने से हमें जो है क्या फायदे हैं? व्यायाम तथा योगासन करने से हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण अच्छी तरह से होता है। शरीर तथा अस्थि संधि लचीले बने रहते हैं। मानसिक तनाव घट जाता है। अनिद्रा, संधिवात, अपचन तथा कुछ अन्य विकारों से भी बचा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो नियमित रूप से व्यायाम करता है वह व्यसनाधीनता से बचा रहता है। योग करने से हार्मोन, प्रकीर्णव इत्यादि के स्तर में संतुलन बना रहता है। प्राणायाम के द्वारा श्वसन पर नियंत्रण करने से श्वसन संबंधी तथा रक्त परिसंचरण संबंधी विकारों को रोका जा सकता है। इस तरह से आप इसका उत्तर लिख देंगे। तो ये जो है आपका 7वां प्रश्न हो गया। इसके बाद 8वां प्रश्न है, इसमें सूची बनाना है। विषाणुजन्य रोग, जीवाणुजन्य रोग, कीटकों द्वारा फैलने वाले रोग, आनुवंशिकता के कारण होने वाले रोग, इसकी सूची आप खुद से बनाएंगे। अगला प्रश्न है 9वां, कर्क रोग की आधुनिक जो पद्धतियां हैं उसके बारे में बताना है। तो 9वें प्रश्न का उत्तर हम लोग जो है देखते हैं। जो है कर्क रोग यानी कैंसर जो है, इसको निदान के लिए आजकल कौन सी पद्धतियां आई हैं? कर्क रोग की आधुनिक निदान की चिकित्सीय उपचार पद्धति की जानकारी लिखना है। तो इसकी जानकारी में हम लिख सकते हैं। पहला, कर्क रोग के निदान की आधुनिक पद्धतियां कुछ नीचे दी गई हैं। टिश्यू डायग्नोसिस, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, मेमोग्राफी, बायोप्सी। दूसरा, इसमें कर्क रोग के उपचार की आधुनिक पद्धतियां नीचे और भी दी गई हैं। कर्क रोग के उपचार के लिए कुछ परंपरागत पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इन पद्धतियों के साथ रसायनोपचार, विकिरणोपचार तथा शल्य चिकित्सा जैसी पद्धतियों का उपयोग करके कर्क जन्य रोग वृद्धि और गांठ का उपचार किया जाता है। रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसे जो है का भी उपयोग किया जाता है। आधुनिक निदान पद्धतियों का भी उपयोग कर्क रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हम कर्क रोग के बारे में जो है आधुनिक पद्धतियां क्या हैं लिख सकते हैं। तो ये हमारा 9वां प्रश्न हो गया। 10वां प्रश्न, तुम्हारे घर में उपलब्ध औषधियों के नाम और उनके जो है घटक लिखो तथा उनकी सूची बनाओ। तो आप घर में आपकी दवाएं आती होंगी, उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करो और उसको लिखो। तो इस तरह से आप अपने स्वाध्याय को पूरा कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको उम्मीद है कि आपको इससे मदद मिलेगी अपना स्वाध्याय करने में। तो यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।